हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो अपन ने बात कर रहे थे जो आपका पशु परिचर का एग्जाम होने वाला है उसको लेकर। तो जो आपका खंड ब रहने वाला है उसके अंतर्गत जो आपके एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि पशुपालन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनकी अपन बात करने वाले हैं। इसके अंतर्गत अपन ने 2 वीडियो पहले भी अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत 50-50 100 क्वेश्चनों की अपन ने बात कर ली थी। आज ऐसे इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चनों की 50 क्वेश्चनों की और बात करेंगे। तो ऐसे ही मैंने बोला था कि 300 से 350 क्वेश्चन है, जिनके अंतर्गत आपकी जितनी भी एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन है वो कवर होने वाला है। यहाँ से 80% सिलेबस आपका यहीं से कवर होने वाला है। चाहे थ्योरी उठा के देख लेना, फिर आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन्हीं एमसीक्यू से आपकी थ्योरी बनने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आज का कब से सबसे शानदार क्वेश्चन जो कि काफ़ी बार एग्जामों के अंदर पूछा जाता है और पूछा जाने वाला है, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन कहाँ पर होता है। तो अगर अपन बात करें भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन है, वो आपके नए डेटा के अनुसार देखना है। बीच के अंतर्गत आपका कौन सा हो गया था, यूपी था, लेकिन अभी हाल ही के अंतर्गत फिर वापस आपका कौन सा आ गया था, राजस्थान आ गया था। तो ये कंट्रोवर्सी वाला सवाल है, लेकिन आपको भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि वापस आपके क्या है, राजस्थान ही है अभी तक। और जैसे ही आपका एग्जाम होगा उससे 2 महीने पहले जितना भी करंट डाटा होगा उसका एक वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन, दूध उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो 2018 के अनुसार ये द्वितीय था, और ये वही पहले भी आपका कौन सा स्थान था, द्वितीय था। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ये अपन डेटा वाले क्वेश्चन है, ये अपन बात करेंगे जब भी डाटा आएगा अपने पास में, तो उस हिसाब से अपन बात करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि वर्ष 2022 के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता कितने ग्राम है। तो अगर अपन बात करें 2022 के अनुसार, तो वो कितनी है आपकी, 1188 ग्राम उपलब्धता है। इसके अलावा जो भी चेंज होगी वो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। बात करें भारत में सर्वाधिक दूध उपलब्धता किस राज्य की है, तो ये भी पहले भी यही पंजाब की थी और अभी भी पंजाब की है। तो ये आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि भारत में सर्वाधिक दूध उपलब्धता की बात की जाएगी तो वो किसकी, आपकी पंजाब की होती है। बात करें राज्य में सर्वाधिक दूध उपलब्धता वाला जिला कौन सा है, तो आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा दूध उपलब्धता वाला जिला की बात की जाएगी तो वो आपका जैसलमेर है। तो पहले भी जैसलमेर था और अभी भी जैसलमेर है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। राज्य में सर्वाधिक दूध उत्पादन कौन से जिले में होता है, तो आपके जो सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है राजस्थान के अंतर्गत वो होता है आपके जयपुर जिले के अंतर्गत। तो आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि राज्य में, यानी कि राजस्थान राज्य के अंतर्गत सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है वो जयपुर जिले में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व दूध दिवस की जब बात की जाएगी तो वो 1 जून को मनाया जाता है, लेकिन इसी के साथ कई बार इसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है वो आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो विश्व दूध दिवस मनाया जाता है वो 1 जून को मनाया जाता है। बात करें राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, डेयरी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए कौन सी क्रांति सूत्रपात किया गया था। तो मैंने बताया था आपको कि डेयरी के क्षेत्र की बात की जाए या श्वेत क्रांति बात की जाए या मिल्क से रिलेटेड क्रांति कौन सी है या दूध से संबंधित क्रांति कौन सी है, इन सभी चीज़ों का एक ही आंसर होगा। वो कौन सा होगा, आपकी श्वेत क्रांति हो जाएगी, यानी कि सफ़ेद क्रांति हो जाएगी। तो आपको इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि डेयरी क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए कौन सी क्रांति का सूत्रपात किया गया था, तो श्वेत क्रांति का किया गया था। और खेती से रिलेटेड आ जाए तो हरित क्रांति हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिल्कमैन श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है, जिसे कि मिल्कमैन भी कहा जाता है और श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, वो किसे कहा जाता है, तो वो आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। आपके यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं ऑपरेशन फ्लड से लेकर, कि पहले बात तो ये आपको पता रखना है कि ऑपरेशन फ्लड है वो किससे संबंधित है, तो वो है आपके दूध उत्पादन से, यानी कि आपकी श्वेत क्रांति से संबंधित है। इसके अलावा आपके पूछ ले कि डेयरी से संबंधित भी आपके ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो डेयरी हो चाहे दूध उत्पादन हो या फिर आपका दूध उत्पादन हो, इन सभी से संबंधित कौन सा हो जाएगा, ऑपरेशन फ्लड हो जाएगा। अब बात करें कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 13 जनवरी 1970 के अंतर्गत स्टार्ट हुई थी। तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत थी वो 1970 से स्टार्ट हुई थी, और ये कितने चरणों के अंतर्गत चला था, वो आपके 3 चरणों के अंतर्गत चला था। अगर ऑपरेशन फ्लड के जब अपन बात करेंगे कि प्रथम चरण चला था, वो ऑलमोस्ट 1970 से लेकर 1978 तक चलता है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक दी गई है उसके अंतर्गत दिया गया है, लेकिन कई जगह आपको 1978 की
आपके 1978 की बजाय 1980 भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो अपन बात करें ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? 13 जनवरी 1970 में हुई थी। ऑपरेशन फ्लड योजना कितने चरणों में चली थी? तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये आपके 3 चरणों में चलने वाली है। तो पहला क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। ऑपरेशन फ्लड कितने वर्षों तक चला था? तो ये आपका चला था 25 वर्षों तक चला था। इसके अलावा अपन बात करें कि ऑपरेशन फ्लड योजना का उद्देश्य क्या था? तो अपन बात करें कि जो अगर आपके ऑपरेशन फ्लड था, है ना, तो उसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में आय में वृद्धि करना था। बिल्कुल सही बात है कि जो ग्रामीण क्षेत्र थे उसके अंतर्गत आय में वृद्धि करने के लिए भी अपने ऑपरेशन फ्लड चला था। बात करें उपभोक्ताओं को उचित दाम पर दूध उपलब्ध करवाना, यानी कि जो आपका दूध है वो उचित मूल्य पर जो आपके उपभोक्ता हैं उनको उपलब्ध करवाया जा सके, इसके लिए भी आपका जो आपका ऑपरेशन फ्लड है वो चलाया गया था। इसके साथ ही दूध उत्पादन में वृद्धि करना, यानी कि दूध उत्पादन को वृद्धि करना भी आपका इसका ऑब्जेक्टिव था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है कि उपरोक्त सभी उद्देश्य क्या है आपके ऑपरेशन फ्लड योजना के उद्देश्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड योजना का प्रथम चरण कब चला था? तो यानी कि जो प्रथम चरण चला था वो 1970 से 1978 या 1980 तक आपका चला था। आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट करना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1970 से लेकर 1978 या कई जगह आपको 1980 भी देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत आपका प्रथम चरण चला था। ऑपरेशन फ्लड योजना का द्वितीय चरण कब चला था? तो 1981 से लेकर 85 तक। लेकिन आपको कई बार दे दिया जाए तो आपको याद रखना है 78 से लेकर 85 तक आपका कौन सा चला था, आपका द्वितीय चरण चला था। इसका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें वो कौन सा आ जाता है, ऑपरेशन फ्लड योजना का तृतीय चरण कब चला था? तो मैंने बताया कि 85 से आपका खत्म हो गया था। तो 85 के बाद यानी कि 85 से लेकर 96 तक आपके क्या कौन सा चला था, तृतीय चरण चला था किसका, ऑपरेशन फ्लड का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें संपूर्ण दूध, यानी कि जो पूर्ण दूध में वसा और एसएनएफ की मात्रा होती है तो वो कितनी पाई जाती है? तो अपन बात करें वसा, वसा का मतलब क्या होता है, आपका फैट होता है ना। फैट की मात्रा कितनी पाई जाती है जो कंप्लीट दूध होता है उसमें, और एसएनएफ यानी कि सोल्यूबल न्यूट्रिएंट फैट, है ना, तो वो होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, यानी कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो अगर पूर्ण दूध की बात की जाएगी तो उसके अंतर्गत 23.5%, यानी कि ऑलमोस्ट बात करें 3.25% तो आपका क्या होता है, फैट होता है, और 8.5% जो कंप्लीट दूध होता है उसके अंतर्गत एसएनएफ पाया जाता है। तो इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी एग्जामों में पूछा गया है। ये आपके जो पशु परिचर एग्जाम है उसके अंतर्गत 100% छपने वाला क्वेश्चन है। आप चाहे पेपर में जाओगे तो वहां पे ऐसे की ऐसे मिलने वाला है ये क्वेश्चन। दूध में पीला रंग किसके कारण पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कैरोटीन के कारण। आपको ध्यान रखना है कैसीन के कारण कौन सा होता है, सफेद रंग होता है। इसका बिल्कुल रूप से आपको 100% क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं कि आपके जो लैक्टोग्लोबुलिन है वो क्या है, आपकी दूध की क्या है, प्रोटीन है। तो ये क्या होती है, आपकी प्रोटीन होती है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, दूध का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। और दूध में जो सफेद रंग होता है वो किसके कारण होता है, कैसीन के कारण होता है। इन दोनों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, दूध में कौन सी प्रोटीन का पाचन होता है? तो दूध में प्रोटीन होती है तो कौन सी प्रोटीन का पाचन होता है, कैसीन प्रोटीन का होता है, लैक्टोएल्बुमिन का होता है, या लैक्टोग्लोबुलिन का होता है, या उपरोक्त सभी। तो मैंने आपको बताया था लैक्टोग्लोबुलिन क्या है, आपकी प्रोटीन है, दूध की प्रोटीन है। तो ऑब्वियसली ये आपके तीनों क्या है, आपकी दूध की प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन आपके जो कैसीन प्रोटीन है वो आपके दूध के अंतर्गत 80% पाई जाती है, यानी कि सर्वाधिक मात्रा के अंतर्गत प्रोटीन पाई जाती है। वो कौन सी पाई जाती है, आपकी कैसीन पाई जाती है। और कैसीन प्रोटीन के कारण ही आपका कौन सा रंग होता है, सफेद रंग होता है। तो इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। यहाँ तीनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बात करें, दूध में कौन सी प्रोटीन का पाचन नहीं होता? तो जो इलास्टिन प्रोटीन होती है उसका पाचन नहीं होता। दूध के अंतर्गत जो प्रोटीन पाई जाती है तो इलास्टिन प्रोटीन होती है उसका पाचन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बात करें, मैंने पहले बता दिया दूध में कैसीन प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो दूध के अंतर्गत जो कैसीन प्रोटीन होता है उसकी मात्रा होती है वो 80% पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बात, दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है कि जो दूध में प्रोटीन है वो प्रोटीन पायस के रूप में या कोलाइड के रूप में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी क्या होंगे, दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है कि जब दूध में प्रोटीन हो वो कोलाइड रूप में पाई जाती है और पायस रूप में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बात करें, किस पशु के दूध में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है? तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि किस पशु के दूध में, यानी कि जब पूछा जाएगा सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाएगी वो किसके दूध में पाई जाएगी, भेड़ के दूध में। लेकिन ब्रीड यानी कि नस्ल की जब पूछी जाएगी तो सर्वाधिक जो वसा होती है ना, वसा की पूछा जाए आपसे कि सर्वाधिक वसा किसके दूध में होती है, तो वो किसके अंतर्गत होगा, जो आपकी भदावरी नस्ल है, भदावरी के अंतर्गत आपको सर्वाधिक मिलने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि प्रोटीन हो गया आपके भेड़ के अंतर्गत पाया जाता है। मूल्य निर्धारण के लिए किसे
किया जाता है। तो आपका जो दूध होता है, तो दूध के अंतर्गत जो मूल्य निर्धारण करते हैं अपन, की पैसे लगाते हैं कि हाँ ये इतने रुपए का हुआ, ये इतने रुपए का, किसके आधार पर लगाया जाता है? तो वो आपके फैट कंटेंट पे यानी कि वसा के आधार पर लगाया जाता है। आपने कई बार अगर आप जाते हो डेयरी के अंतर्गत देने के लिए, तो आपको क्या होता है कि मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है? पहले वो फैट निकालता है, तो उसके अंतर्गत बताता है कि हाँ आपके इतने फैट आए, इतने फैट आए, तो आपका जितना वसा ज़्यादा होगी उतने पैसे आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो आपका जो दूध का मूल्य निर्धारण होता है वो किसके आधार पर होता है? वसा के आधार पर या फैट के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। थनैला रोग पशुओं के दूध का पीएच मान कितना हो जाता है? तो उसमें क्या हो जाता है कि क्षारीय प्रकृति का हो जाता है, तो 7.4 पीएच मान हो जाता है जब आपका थनैला रोग होता है। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि स्ट्रेप कप टेस्ट भी यूज में लेते हैं, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूध में सबसे अधिक घटने बढ़ने वाला अवयव है, तो सबसे अधिक घटने बढ़ने वाला अवयव की बात की जाएगी तो वो कौन सा होता है? वसा होती है। लेकिन जो अगर इससे बात की जाए कि आपके सबसे कम घटने बढ़ने वाला जो अवयव होता है वो कौन सा होता है? आपका लैक्टोज होता है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, जो सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव है वो कौन सा हो जाएगा? लैक्टोज हो जाएगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा घटने बढ़ने वाला अवयव है वो कौन सा हो जाएगा? फैट हो जाएगा। आपके कौन सी हो जाएगी? वसा हो जाएगी। चलिए बात करें कि दूध में वसा किस रूप में पाई जाती है। तो अगर फैट की बात की जाएगी, अपन ने प्रोटीन की बात की, प्रोटीन क्या होगा? आपके पायस रूप में, कोलाइडल रूप में पाया जाता है। लेकिन वसा किस रूप में पाई जाती है? तो वो आपके पाई जाती है निलंबन या सस्पेंशन के रूप में। किस रूप में? आपके निलंबन या सस्पेंशन के रूप में आपके वसा दूध के अंतर्गत प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, सर्वाधिक वसा किस पशु के दूध में पाई जाती है। तो मैंने बात की कि अगर आपके पशु पूछा जाए डायरेक्टली तो किसके दूध में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो सर्वाधिक प्रोटीन की जब बात की जाती है तो वो किसके अंतर्गत पाई जाती है? आपके बेड के अंतर्गत पाई जाती है। लेकिन जो वसा की बात करेंगे वो भी किसके अंतर्गत पाई जाएगी? बेड के अंतर्गत सर्वाधिक वसा पाई जाती है। लेकिन अगर अपन बात करें कि नस्ल की, तो नस्ल के आधार पर अपन ने बात की थी कि सर्वाधिक जो वसा है वो आपकी बदावरी नस्ल है। और बदावरी किसकी नस्ल है? बदावरी आपकी किसकी नस्ल है? आपकी भैंस की नस्ल है। और इसके अंतर्गत लगभग 13% क्या पाया जाता है? ये आपका वसा प्रतिशत पाई जाती है। यानी कि सर्वाधिक जो वसा होती है तो भैंस की कौन सी नस्ल में? बदावरी नस्ल में पाई जाती है। लेकिन अगर ब्रीड की बात की जाए कि आपके कौन से नस्ल में पाई जाए, कौन से पशु में पाई जाती है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? भेड़ में हो जाएगा। कि आपके किस के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो वो भेड़ के अंतर्गत पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, दूध में लैक्टोज किस रूप में पाया जाता है। तो वो आपका घोल के रूप में पाया जाता है, यानी कि सॉल्यूशन के रूप में उसके अंतर्गत या घोल के रूप में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात की, सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव कौन सा है। दूध के अंतर्गत जो सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव है वो कौन सा है? लैक्टोज। मैंने पहले बता दिया कि सबसे ज्यादा घटने बढ़ने वाला अवयव कौन सा होगा? वो आपका क्या होगा? वसा हो जाएगी या फैट हो जाएगी। और जो सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव होता है वो कौन सा हो जाता है? आपका लैक्टोज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें कि दूध में मीठापन किसके कारण होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि दूध के अंतर्गत जो मीठापन पाया जाता है वो किसके कारण होता है? प्रोटीन, वसा, लैक्टोज या खनिज के कारण होता है। तो आपको पता ही होगा कि जो आपका दूध का मीठापन पाया जाता है वो लैक्टोज के कारण पाया जाता है। और लैक्टोज को अपन क्या कहते हैं? मिल्क शुगर, यानी कि जो आपकी दूध शर्करा है वो भी कहा जाता है, किसे? आपके लैक्टोज को कहा जाता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, डायरेक्टली आपको मीठापन ना देकर आपको ऐसे पूछ ले कि जो मिल्क शुगर है या फिर आपकी जो दूध शर्करा है वो कौन सी है निम्न में से। फिर आपको ऑप्शन प्रोटीन, वसा, लैक्टोज, खनिज, लवण ये ऑप्शन में मिलेंगे, तो आपको टिक करना कौन सा है? लैक्टोज करना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होगा? काफी शानदार आंसर निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूध में खनिज लवण की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो आपको ध्यान रखना है, खनिज लवण की मात्रा होती है दूध के अंतर्गत लगभग 1 से कम होती है। कितनी होती है? 1 से कम होती है। अगर आप ये भी याद रख लिए ना तो आप अपना आंसर सही कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, खनिज लवण दूध के अंतर्गत 1% से कम पाया जाता है। तो आप ऑप्शन देखोगे यहाँ पे कितने ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे 0.70 से 0.90 है, 1.28 से 1.32 है, 1.32 से 1.36 है, 1.36 से 1.42 है। लेकिन आपको बता दिया मैंने कि 1 से कम, तो 1 से कम वाला कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 1.70 से लेकर 190% आपके क्या पाए जाते हैं? दूध में खनिज लवण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है? काफी शानदार आंसर निकल के आता है। अगर ऑप्शन में ऐसे ना दिया जाए कि 1% से कम, 1% से ज्यादा या 2%, 4%, ऐसे ऑप्शन देकर भी पूछ लिया जा सकता है। तो आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो आपके दूध होता है उसमें पोषक तत्व होते हैं, दूध के अंतर्गत जो खनिज लवण होते हैं वो कितने मात्रा में होते हैं? 1 से कम पाए जाते हैं। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूध में कौन से तत्व की कमी पाई जाती है। तो दूध के अंतर्गत किस तत्व की कमी पाई जाती है ये बताना आपको। लोहे की कमी पाई जाती है, जिंक की कमी पाई जाती है, कोबाल्ट की कमी या फिर कार्बन की कमी। तो आपको पता ही होगा कि जो आपका दूध है, दूध आपका आयरन का क्या होता है कि सूक्ष्म स्रोत होता है, यानी कि इसके अंतर्गत नहीं पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, लोहा मतलब कि आयरन की क्या होती है? आपके दूध में कमी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है? काफी शानदार आंसर निकल के आता है।
बात करें अमूल का पूरा नाम व स्थापना दिवस क्या है, तो अमूल का है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, इसकी स्थापना 1976 के अंतर्गत हुई थी। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। दूध में कौन से विटामिन का अच्छा स्रोत है, तो विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है दूध के अंतर्गत। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आपके खींच के अंतर्गत भी विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है, आपके दूध में विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है, आपके जो चारा बनाते हैं है में भी सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। तो इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है, ऐसे कोरिलेट करके याद करोगे तो काफ़ी आसानी से याद होने वाला है। तो आपको विटामिन ए आते ही दिमाग में क्या आएगा कि पहली बात तो ये आपके ये जल घुलनशील है या वसा घुलनशील है, तो मैंने बताया था ADE के, यानी कि ADE के ये क्या है, वसा घुलनशील, और BC क्या है, विटामिन बी और सी, ये कौन से जल घुलनशील है। तो विटामिन ए कौन सा हो जाएगा, वसा घुलनशील हो जाएगा। और दूध में सबसे सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। कैल्शियम या फिर सॉरी आपके कोलेस्ट्रॉम या आपके जो खींच होती है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, ए पाया जाता है। इसके अलावा आपका जो हे बनाते हैं, हे के अंतर्गत कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। तो इनका सभी चीज़ों का आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किस पशु के दूध में इंसुलिन का अच्छा स्रोत होता है। तो जो किसका पशु का दूध है जिसके अंतर्गत इंसुलिन का अच्छा स्रोत माना जाता है, आपको पता होगा मधुमेह रोगी होते हैं उनको भी ये दूध पिलाया जाता है। तो ऊँटनी का दूध होता है उसमें अच्छा इंसुलिन स्रोत माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। किस पशु के दूध में विटामिन सी सर्वाधिक अधिक पाया जाता है, तो आपको ये भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। सी सामान्यतः पाया नहीं जाता, लेकिन जो पाया जाता है उनमें सर्वाधिक जो पाया जाएगा वो भेड़ के दूध में पाया जाता है, विटामिन सी। तो आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, तो ये आपका होता है 6.4 से लेकर 6.9, या फिर कोई बार 6.5 भी दे दिया जाता है। तो एग्जैक्ट तो 6.5 याद रखना है आपको, लेकिन अगर 6.5 नहीं तो 6.4 से लेकर 6.9 तक आपका क्या हो जाता है, आपका दूध का पीएच मान हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। 6.5 आपको एग्जैक्ट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ताजे दूध का अम्लता कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो जो ताजा दूध होता है उसमें अम्लता होती है 0.12 से लेकर 0.16% क्या पाई जाती है, अम्लीयता पाई जाती है। इससे ज़्यादा अम्लीयता होगी तो दूध क्या हो जाएगा, आपका फट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, दूध में अम्लता प्रतिशत कितने होने पर फट जाता है। तो अपन ने बात की कि जो आपके सामान्यतः अम्लीयता होती है वो कितनी होती है, 0.12 से लेकर 0.16 या कई बार 18 तक दिया होता है। लेकिन अगर 0.20 से अगर ज़्यादा आपकी अम्लीयता होगी तो दूध क्या हो जाएगा, आपका फट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, दूध का सामान्यतः अपेक्षित घनत्व क्या होता है। तो जो आपका अपेक्षित घनत्व की बात करी जाएगी दूध का सामान्यतः, तो वो होता है आपका 1.028 से लेकर 1.032, क्योंकि ये सामान्यतः दूध का पूछा गया है। लेकिन अगर इसी के अंतर्गत आपका पूछ ले कि गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो गाय के दूध की बात की जाएगी 1.028, ये क्या हो जाएगा, आपके गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व आ जाएगा। और भैंस की पूछी जाए तो आपको 1.032, ये आपके किसका हो जाएगा, भैंस का दूध का घनत्व हो जाएगा। तो ये तो आपका गाय के दूध का घनत्व हो गया, इधर ये किसका हो गया, भैंस के दूध का घनत्व हो जाएगा। और जनरली पूछा जाए तो आपको दोनों का रेशियो बता देना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, काफी शानदार क्वेश्चन आता है, दूध का अपवर्तनांक कितना होता है। तो दूध का अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.344 से लेकर 1.348। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये डेटा वाला है, ये आपको रटना ही पड़ेगा। 1.344 1.348 आपका क्या हो जाता है, दूध का अपवर्तनांक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, दूध का विशिष्ट जो ऊष्मा मान होता है या फिर स्पेसिफिक हीट होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 3.97। 3.97 आपकी क्या हो जाएगी, दूध की विशिष्ट ऊष्मा, या फिर जो आपका स्पेसिफिक हीट होती है वो कितनी होती है, 3.97 क्या हो जाती है, आपकी विशिष्ट ऊष्मा हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। दूध में गाढ़ापन कितने सेंटीपाइस पे होता है, तो दूध के अंतर्गत जो गाढ़ापन होता है वो कितने होता है, 1.5 से लेकर 2 क्या होता है, सेंटीपाइस के अंतर्गत होता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, दूध में गाढ़ापन है वो आपका 1.5 से लेकर 2 सेंटीपाइस के अंतर्गत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, दूध में उबाल बिंदु कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। अगर अपन बात करें उबाल बिंदु की, तो जो आपका 100 डिग्री के ऊपर क्या होता है, पानी का उबाल बिंदु आ जाता है, पानी का उबाल बिंदु आ जाता है। लेकिन इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम ज़्यादा होती है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो आपका दूध का उबाल बिंदु होता है वो 101 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, आपका दूध का उबाल बिंदु आता है। अगर ऐसा नहीं दिया गया हो तो आपके 100.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी क्या हो जाता है, आपके जो दूध का उबाल बिंदु है वो आ जाता है। लेकिन आपको 101 ध्यान रखना है कि 101 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका क्या होता है, दूध का उबाल बिंदु आ जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो आपको डेली के डेली मिलते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।